सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का पार्ट नंबर 2। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चांग शाओ जियो की टीम के साथ बाइजुलू माउंटेन में पहुंच गया। वहां पर हमें पता चला था कि चांग शाओ बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर वो अपनी सारी खूबियाँ छुपा कर रखता है। साथ ही हमने देखा था कि शियाना पर युनकिंग और जनरल ने मिलकर हमला किया, मगर चांग शाओ ने उसकी मदद की। अब आगे तो हम देखते कि जियो अभी भी ड्रैगन ट्रैपिंग एरी में फंसी हुई थी। वो कहती मुझे इस एरी में बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, अगर मेरे सीनियर यहाँ होते तो बहुत अच्छा हो जाता। तब तक यान और वांगची को भी होश आ चुका था। जियो कहती पता नहीं मेरे बाकी के डिसाइपल किस हालत में होंगे, मैं कब से इस एरी में फंसी हुई हूँ, तो मैं उन्हें चेक भी नहीं कर पा रही। और तभी उसे आवाज आती है कि जियो तुमने कुछ तो गलत किया होगा, इसलिए तो तुम इतनी बुरी फंसी हो। और तभी दो अटैकर्स की लाशें वहाँ आकर गिर जाती है। साथ ही ड्रैगन ट्रैपिंग एरी भी अब ब्रेक हो चुकी थी। जियो कहती ये दोनों बंदे इमोर्टल्स थे और किसी मास्टर ने ही एक पाम अटैक में इन दोनों को मार दिया। शायद ये काम मेरे मास्टर जियांग का होगा। अब जियो ने चिल्लाकर बता रही थी कि मेरे बाकी के डिसाइपल से कांटेक्ट टूट चुका है, तो प्लीज उन्हें सर्च कीजिए। प्लीज देखिए ना कि अगर उनमें से कोई जिंदा बचा हो। तभी दो एल्डर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी एल्डर जियांग कहते हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए। मेरी प्यारी जियो, मैं हूँ तुम्हारा भरोसेमंद हैंडसम सीनियर जियांग। दरअसल सीनियर जियांग हमेशा से ही जियो के साथ फ्लर्ट किया करते थे। अब वो ऐसा क्यों करते हैं ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो अब सीनियर जियांग की आवाज सुनते ही जियो को आ जाता है गुस्सा। वो उनकी तरफ गुस्से में देख रही थी। तो जियांग कहते मेरी प्यारी जियो, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मगर जियो उनकी तगड़ी धुलाई करना शुरू कर देती है। उनके साथ मास्टर युआन भी वहाँ पहुँच गए थे। वो एल्डर जियांग से कह रहे थे कि मैं तो अभी तक इमॉर्टल भी नहीं बना हूँ, तो मैं बाइजुलू कॉन्टिनेंट में कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो प्लीज मेरे डिसाइपल चांग शाओ के बारे में पता करो। अगर आपने मेरी मदद की तो हमारा शाओ किंग पिक हमेशा आपका ग्रेटफुल रहेगा। तब तक जियांग भी मार खाकर फ्री हो गए थे। वो कहते युआन आप फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। जब मैंने मेरी प्यारी जियो की पुकार सुनी तब मैं यहाँ आया था। मैंने देखा कि ये दोनों असासिन एरी को कंटिन्यूअसली रिपेयर कर रहे थे, तो इन्हीं लोगों को पता होगा कि हमारे डिसाइपल कहाँ पर है। रुको मैं उनकी मेमोरीज चेक करता हूँ, शायद उनकी मेमोरीज से हमें कोई क्लू मिल जाए। इधर हम शियाना को देखते हैं जो जनरल के अटैक से बचने के लिए पहाड़ से कूद गई थी। अगर तभी वहाँ पर एक विशाल सरपंच आ जाता है। वो सीधे इन लोगों पर हमला करने लगता है, मगर जनरल अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस सरपंच के पॉइजनस अटैक को रोक रहे थे। इधर चांग शाओ शियाना को बता रहा था कि ग्रीन वेव स्नेक है और अभी तक वो इमॉर्टल नहीं बना, तो जनरल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, इसलिए तुम जल्दी से वहाँ से भाग निकलो। तो शियाना भी वैसे ही करती है, मगर युनकिन ने उसे देख लिया था तो भी उसके पीछे जाने लगता है। उसे देखकर चांग शाओ बताता है कि युनकिंग भले ही तुम्हारा सीनियर हो, मगर तुम उसे थोड़ा देर रोक पाओगी। चांग शाओ सोचता है कि मुझे ग्रीन स्नेक, जनरल और उसके चमचों को रोकना होगा, लेकिन वो ये बात शियाना को नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर उसे बताया कि वो जनरल को मारने जा रहा है तो शियाना को पता चल जाएगा कि चांग शाओ बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद वो कई सारे पेपर मैन क्रिएट करता है। इधर जनरल उस स्नेक के साथ फाइट करने में बिजी था। वो एक साथ कई सारे वेपन्स बनाकर उस स्नेक पर जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसमें उस स्नेक मारा गया था। लेकिन इस फाइट में उसके लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो वो कहता है तुम लोग यहीं पर रुको, पहला हमें शियाना को पकड़ना है, उसके बाद मैं तुम लोगों की मदद करने वापिस आता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उस पर एक स्नेक अटैक किया जाता है। इधर हम शियाना को देखते हैं जो भाग भाग के थक गई थी कि तभी वहाँ पर युनकिंग भी पहुँच जाता है। वो कहता है शियाना अगर तुम मुझे मेरी कंट्री रिस्टोर करने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें दुख नहीं पहुँचाऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहती तुम धोखेबाज हो और मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी, इसीलिए तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। ये सुनकर वो बहुत भड़क गया था, जिसके बाद वो इनविजिबल सोर्ड को एक्टिवेट करके शियाना पर कई सारे स्लैश अटैक कर देता है। तो शियाना भी मल्टीपल सोर्ड्स बनाकर उसके अटैक को डिफेंड करने लगती है। वो कहती तुम्हारे पास बहुत कम पावर्स है। अब युनकिंग शियाना के स्वॉर्ड अटैक से खुद को बचा रहा था, लेकिन तभी उसकी कई सारी स्वॉर्ड एक स्वॉर्ड में मर्ज होकर वो युनकिंग पर अटैक कर देती है। लेकिन युनकिंग ने अपनी स्वॉर्ड से उसके हमले को भी रोक दिया था। वो कहता है मैं बहुत पहले ही पावरफुल बन जाता, मगर मैंने तुम्हारे लिए खुद को रोक दिया। जिसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन की पावर्स बढ़ाने के लिए कुछ पिल्स निकाल लेता है। तो शियाना कहती है कि तुम ये सब करके खुद का ही नुकसान कर रहे हो, अगर तुमने ये पिल कंज्यूम की तो तुम्हें इमॉर्टल बनने में परेशानी होगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और सीधे उस पिल को कंज्यूम कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी में तेजी से बदलाव होना शुरू हो गए थे। वो कहता है मैं मेरी कंट्री को रिस्टोर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। वो कहता है मैं मेरे लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और अब हम युनकिंग का नया फॉर्म देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो सीधी शियाना पर हमला करने आगे बढ़ रहा था, तो शियाना भी अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, मगर वो अपनी तेज स्पीड के साथ उसके सारे स्वॉर्ड अटैक को डॉज करते हुए शियाना पर अपनी तलवार से अटैक करता है। शियाना ने उसके अटैक को
रोक तो दिया था, मगर वो अब बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। वो कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती तो शायद ये सब ऐसा नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ ये सब कभी नहीं करता। इधर जियो कह रही थी कि शायद यून किंग भी जनरल से मिला हुआ है और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी जो उन दोनों पर भरोसा कर बैठी। तब तक जियांग ने असासिन्स की मेमोरीज पढ़ ली थी। वो कहती कि इनके दो ग्रुप्स थे, एक शुयाना के पीछे गया और एक चांगशाओ के पीछे गया, जिस पर यूएन कहती कि मेरा चांगशाओ तो इतना पावरफुल भी नहीं है, वो उनका मुकाबला कैसे कर पाएगा। तो एल्डर जियांग कहती कि तुम अभी से मत घबराओ, हमें सबसे पहले जनरल को ढूंढना होगा, अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो हम कुछ बुरा होने से पहले उसे रोक सकते हैं। इधर जनरल ने अपने नेक पर लगा एरो निकाल दिया था। तभी वहाँ पर स्काई चेंजिंग अम्ब्रेला पहुँच जाती है। वो जनरल पर अटैक कर रही थी तो जनरल भी उसका मुकाबला करना शुरू कर देता है। तब तक वहाँ पर चांगशाओ भी पहुँच गया था। वो जनरल पर हमला करता है, मगर जनरल ने उसके अटैक को डिफेंड करके उस पर स्लैश अटैक कर दिया था, जिसके बाद जनरल के साथी उसे घेर लेते हैं, मगर चांगशाओ ने अपनी बॉडी के आसपास पेपरमैन चिपका दिया था। अब जैसे ये लोग उस पर हमला करते हैं, उनके अटैक सीधे पेपरमैन पर हो रहे थे और अब चांगशाओ उन पर पॉइजन बोतल खोल देता है। उस पॉइजन से उन सभी को तकलीफ हो रही थी। जनरल देखता है कि वहाँ पर पेपरमैन है, तो उन पर वो अपनी ब्लेड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइड में हट जाते हैं, जिसके बाद चांगशाओ उस पर एरो से वार कर देता है, जिससे जनरल फाइनली घुटने पर बैठ गया था। अब चांगशाओ के पेपरमैन उसे चारों ओर से घेर कर अपने रिचुअल करना शुरू कर देते हैं, मगर चांगशाओ को पता था कि जनरल एक इमॉर्टल है, तो उसके पास रीजनरेट होने के लिए और भी स्पेल्स होंगे। तो डिसाइड करता है कि वो जनरल पर पूरा ध्यान रखेगा और तभी जनरल प्रिमोर्डियल स्पिरिट को बाहर निकालता है, जिससे वहाँ पर तेज लाइटनिंग गिरना शुरू हो चुकी थी। तो चांगशाओ उस लाइटनिंग से बचने में लग जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर जनरल की स्पिरिट आ चुकी थी, वो बहुत विशाल थी और अब चांगशाओ को खत्म करने के लिए वो आगे बढ़ती है। इधर एक असासिन ने भी चांगशाओ को पकड़ लिया था और अब जनरल चांगशाओ को क्रश करने लगता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी और स्पेल्स कितने भी खास क्यों ना हो, तुम अभी इमॉर्टल नहीं बने। चांगशाओ वहाँ पर जख्मी होकर पड़ा हुआ था और तभी जनरल की स्पिरिट पर स्पीयर से हमला होता है और हम देखते कि जो बेहोश पड़ा है वो चांगशाओ नहीं बल्कि पेपरमैन था। अब वो अपने पॉइजन से जनरल के चमचे को जला देता है और फिर चांगशाओ के पेपरमैन जनरल की फिजिकल बॉडी को घेर लेते हैं। वो उसे खत्म करने में लगे हुए थे। वो कहता है कि अगर मेरी स्पिरिट मेरे अंदर समा जाए तो ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, मैं दोबारा से रिबॉर्न हो जाऊंगा। अब उसकी स्पिरिट उसके पास आने की कोशिश करती है, मगर वो चारों ओर से चांगशाओ के कब्जे में थी। चांगशाओ उसकी स्पिरिट को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे फाइनली जनरल की फिजिकल बॉडी के साथ साथ उसकी स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब सब कुछ खत्म होने के बाद वहाँ पर असली चांगशाओ पहुँच जाता है, यानी कि जनरल को उसके पेपरमैन ने मारा था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चांगशाओ कितना ज्यादा पावरफुल है। अब चांगशाओ के पास जो रेड कलर का ऑर्ब था वो जनरल की स्पिरिट के पीसेस को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये ऑर्ब धीरे धीरे उन्हें कमजोर करके डिस्ट्रॉय कर देगा। चांगशाओ ने जनरल को पॉइजन करने के लिए शियानजी हर्ब का यूज किया था, जो उसके पास पहले से ही मौजूद था। अब चांगशाओ उस पहाड़ी पर मौजूद शियानजी हर्ब को कलेक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ यून किंग और शियाना के दरमियान अभी भी फाइट चल रही थी। शियाना उसे तगड़ी टक्कर देती है, मगर यून किंग फाइनली उस पर भारी पड़ ही गया था। इधर चांगशाओ भी उनकी फाइट को देख रहा था। अब यून किंग शियाना पर स्वॉर्ड से हमला करता है, जिससे वो खुद को जैसे तैसे बचा लेती है, लेकिन फिर यून किंग उसे उठाकर बहुत दूर पटक देता है। शियाना में अब कुछ भी पावर्स बची नहीं थी, इसलिए वो फाइनली फायर लोटस से उस पर अटैक कर देती है। यून किंग ने अपने हाथ में एक बग छुपाया हुआ था, जिसकी मदद से वो शियाना पर लव स्पेल कास्ट करने की फिराक में था, जिसे चांगशाओ ने भी देख लिया था। अब वो उस पर स्पेल डालने ही वाला था कि तभी चांगशाओ का पेपरमैन वहाँ आके उसे रोक लेता है। इधर शियाना भी अपनी स्वॉर्ड से उस पर जबरदस्त अटैक कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया था और इसी के चलते उसकी मौत हो जाती है। दरअसल यून किंग उसका अटैक रोक सकता था, मगर वो ऐसा नहीं करता, तो शियाना को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो कहती भले ही तुम मेरे दुश्मन थे, मगर मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। शायद तुमने ये सब अपने दिल से ना किया हो और किसी ने तुम पर फोर्स किया होगा। तो चांगशाओ इधर सोचता है कि पता नहीं ये लड़की इतनी रहमदिल कैसे हो सकती है। अब शियाना भी बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी कि तभी चांगशाओ उसे पकड़ लेता है। उसने लव बग को भी अपने पास रख दिया था, जिसके बाद वो शियाना को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर जियो और उसके साथी उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर जनरल मारा गया था। जियो को उसके यूनिट वेपन के टुकड़े देखकर तसल्ली हो जाती है कि वो मर चुका है, मगर उसकी बॉडी कहीं पर भी नहीं थी। तो एल्डर युआन कहते हैं कि बाइजुलु कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा पॉइजनस है, पता नहीं मेरी चांगशाओ के साथ क्या हुआ होगा। जिसके बाद इन लोगों को यून किंग की भी बॉडी मिल जाती है। जियांग कहती कि इस पर लोटस फायर ने हमला किया था, ये शियाना का ही काम है। जियो कहती कि यहाँ पर ही 2 लोग ही थे, मगर जियांग को वहाँ पर स्पाइडर वेब मिलती है, तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर तीसरा भी बंदा था, लेकिन वो बहुत शातिर है इसलिए वो छुप गया। अब अगले सीन में हम सी कोस्ट में मौजूद अंडर वाटर पैलेस को देखते हैं। वहाँ पर ड्रैगन एम्परर एंजॉय कर रहा था कि तभी एक क्रैब आकर
फिर उसे बताता है कि डूशियान के लोगों ने इस बार हद पार कर दी है। उन्होंने हमारे कई सारे सोल्जर्स को मार गिराया, तो प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। वहाँ पर ड्रैगन प्रिंस यानजी भी था। वो कहता है कि फादर, ये कल्टीवेटर्स अकेले नहीं, इन्हें पावरफुल सेंट का सपोर्ट है, तो हमने इन लोगों से दुश्मनी मोल लेना सही नहीं होगा। जिस पर वहाँ मौजूद जनरल कहता है कि हमारे अंदर ड्रैगन एंसेस्टर का खून है, हम भी बहादुर हैं और हम इस दुनिया के समंदर के रखवाले हैं, तो हमने इंसानों से डरना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से हमने उन्हें दिखा देना चाहिए कि समंदर के असली मालिक हम हैं, नहीं तो वो हमेशा हमारे लोगों को मारते रहेंगे। जिस पर एम्परर कहता है, जनरल तुम एकदम सही बोल रहे हो, तो तुम ही देख लो कि आगे क्या करना है। इधर शुयाना और चांगशाओ बैठे हुए थे। शुयाना कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद जनरल और यून किंग मिलकर मुझे मार देते। तो चांगशाओ कहता है कि मेरी कल्टीवेशन लेवल आपसे बहुत नीचे है, मैं तो बस एस्केप करना जानता हूँ और मैंने वही किया। आपने खुद के दम पर ही यून किंग के साथ फाइट की है। और रही बात जनरल की, तो उसे सर पड़ने मार दिया। दरअसल वो दोनों भी अंत में मारे गए थे, तो आप मेरा शुक्रिया अदा नहीं करो। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। तो शुयाना उसे बड़ी रिस्पेक्ट देते हुए कहती कि चांगशाओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहता है कि मैं लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता, तो प्लीज ये किसी को मत बताना कि मैंने आपकी मदद की थी। उसकी बातें सुनकर शुयाना तो उस पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। चांगशाओ ने उससे मदद के बदले कुछ नहीं मांगा, साथ ही उसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, तो अब वो उसका रोल मॉडल बन गया था। वो सोचती कि काश मैं इस बंदे की अच्छी दोस्त बन पाती। जिसके बाद वो चांगशाओ से कहती कि तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। चांगशाओ को तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि शुयाना उसकी बात मान जाएगी। और तभी वो अपने हाथ पर स्पाइडर वेब देखता है, तो समझ जाता है कि उनके सीनियर उनकी मदद करने आ पहुँचे हैं। इधर जियांग सोचते है कि चांगशाओ शुयाना के साथ क्या कर रहा है, क्या यही वो तीसरा बंदा है। और तभी एल्डर युआन चांगशाओ को देखकर सीधे उस पर जंप लगाते हैं। उसे गले लगाकर फूट फूट के रो रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे शॉकिंग पिक के पास बस तुम ही एक डिसाइपल हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो चांगशाओ उन्हें याद दिलाता है कि एल्डर लिनशाओ भी तो है ना। तो थोड़ा सोचते और फिर से रोते हुए कहते कि हाँ, तुम दोनों के अलावा मेरा कौन है। तो चांगशाओ उन्हें संभालने लगता है। वो समझ जाता है कि अब एल्डर बहुत कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि उनका डाओ फाउंडेशन बुरी तरह से डैमेज हो गया था। इधर शुयाना जुयू को बताती है कि मैंने गलती से यून किंग को मार दिया, इस गुनाह के लिए आप जो चाहे वो सजा मुझे दे सकती हो। चांगशाओ को पता था कि जियो बहुत रहमदिल है और केयरिंग भी है, तो शुयाना को माफ करेगी। मगर उसे एल्डर जियांग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो वो अपनी इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उससे पूछते हैं कि शुयाना, क्या तुमने अकेले ही यून किंग को मारा था, और उस जनरल का क्या हुआ। दरअसल जियांग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और काफी होशियार भी, और वो फिलहाल इमोर्टल स्टेज के पिक लेवल पर थे, तो उन्हें उल्लू बनाना इतना आसान काम नहीं था। तो शुयाना बताती है कि ग्रीन सरपेंट और जनरल का आमना सामना हुआ और उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो जियांग उससे पूछता है कि जब तुमने यून किंग को मारा तब तुम्हारे साथ कौन था, किसने तुम्हारी मदद की। ये सुनकर सभी लोग चांगशाओ को घूरने लगते हैं। चांगशाओ दिल में ही सोचता है कि अब तो मैं गया काम से। लेकिन तभी शुयाना कहती कि चांगशाओ ने देखा कि मैं बहुत घायल हूँ, इसलिए उसने एस्केप टैलिस्मान का यूज करके मुझे बचाया, लेकिन यून किंग को इससे पहले ही मैंने मार दिया था, इसमें चांगशाओ का कोई हाथ नहीं। तो अब जियांग चांगशाओ से सवाल पूछता है कि बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन वो कहता है कि मैं तो सब खत्म होने के बाद वहाँ गया, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं। तो जियांग कहती कि शुयाना ने अपने साथी को मारा है, तो इसकी सुनवाई होगी। शुयाना और यून किंग जहाँ पर थे वहाँ मुझे 3 आई स्पाइडर वेब मिली थी, और वही स्पाइडर वेब यहाँ पर भी मौजूद है। तो जियो कहती एल्डर जियांग, ये सुअर वेब क्या होती है। जिस पर वो कहती मेरी जान जियो, ये सुअर वेब नहीं बल्कि इसे स्पाइडर वेब कहा जाता है, और इसे हजारों मीलों तक फैलाकर हम दूर तक देख सकते हैं। तो जियो गुस्से में आकर उनकी दोबारा से धुलाई करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आप चांगशाओ पर शक नहीं करो, अगर वो नहीं होता तो मेरी शुयाना भी मारी जाती। तो जियांग कहते मेरी जान, तुम इतना गुस्सा क्यों ही करती हो, देखो शांत हो जाओ, मैं तो बस इंक्वायरी कर रहा था। तभी युआन कहती कि मेरा डिसाइपल बहुत ईमानदार है और बहुत डरपोक भी है, उसकी यही तो क्वालिटीज है, उसने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी होंगी, तो किसी इंसान की जान कैसे ले सकता है। अब चांगशाओ उन्हें बताता है कि सीनियर मैं ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं रास्ता भटक जाता हूँ, इसलिए मैंने स्पाइडर वेब का यूज किया था ताकि मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंसूं। और तभी मुझे शुयाना दिख गई, वो बहुत ज्यादा घायल थी, इसलिए मैं उसकी मदद करने चला गया था। अब जियांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे, तो कहते माँ कसम मैं यहाँ पर हब ढूंढने आया था। अब चांगशाओ दिल में ही दुआ कर रहा था कि प्लीज प्लीज हब का नाम मत पूछना, क्योंकि शियांजी हब का यूज करना बैन है। अब जियांग को भी उस पर यकीन हो रहा था। वो कहती कि 3 आइड स्पाइडर बहुत रेयर है, तुम्हें वो कहाँ से मिले। तो कहते कि मैंने इसे स्पाइडर को पाल रखा है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी स्पाइडर दे सकता हूँ। दरअसल चांगशाओ उनकी मदद करके उनका भरोसा जीतना चाहता था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। जियांग उसके साथ हंस के बात कर रहे थे, लेकिन वो दिल
में ही सोचते कि मुझे पता है तुम बहुत शातिर हो, अगर तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुमने कुछ गलत किया तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। चांगशा सोच रहा था कि उसकी ये ट्रिप पूरी तरह से डिजास्टर थी। स्पाइडर वेब की वजह से वो ऑलमोस्ट पकड़ा गया था, लेकिन अब उसे लिन शाओ की फिक्र होने लगती है। अब जियो कहती है, एल्डर जियांग, मैंने बोला था ना कि चांगशा अच्छा बंदा है। अब वो युआन से कहती कि आप जरा अपने डिसाइपल का ध्यान रखिए, उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाइए क्योंकि उसे एक खतरनाक बीमारी है। जिसके बाद जियो जानबूझकर उसे टच करती है और चांगशा भी दौरा पड़ने का नाटक करने लगता है। जियो उसके कान और नाक को पकड़ पकड़ कर उसकी जानबूझ के मजे ले रही थी। अब चांगशा को घर लाया जाता है। जब उसे होश आता है वो देखता है कि युआन उसकी पल्स चेक कर रहे हैं, लेकिन चांगशा को उनसे कोई डर नहीं था क्योंकि अभी तक वो एक इमॉर्टल नहीं बने थे। इसलिए वो चांगशा की पल्स चेक करके भी उसकी कल्टीवेशन लेवल का अंदाजा नहीं लगा पाते। वो उनसे पूछता है कि शुयाना की सुनवाई का क्या हुआ, जिस पर युआन बताते हैं कि उसे निर्दोष घोषित कर दिया है और उतने में ही वहाँ पर लिन शाओ पहुँच जाती है। वो चांगशा को इधर उधर चेक कर रही थी कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। तभी युआन उसे छड़ी से हिट करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें चांगशा का ध्यान रखने के लिए बोला था, उसे परेशान करने के लिए नहीं। जिसके बाद वो चांगशा को जल्दी से हील होने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि कुछ टाइम बाद मैं दोबारा से रिट्रीट पर जाऊंगा। तो चांगशा उनसे पूछता है कि क्या आप दोबारा से थंडर को फेस करने वाले हो। वेल, थंडर को फेस करना इट मींस कि कल्टीवेटर इमॉर्टल बनने के लिए उन पर लाइटनिंग की बौछार की जाती है और इसे कैटास्ट्रोफी भी कहा जाता है। और युवेन इसी के लिए रिट्रीट पर जा रहे थे। अब युआन कहती है कि मैं अकेला ही ऐसा पिक मास्टर हूँ जो अभी तक इमॉर्टल नहीं बन पाया, बाकी के सारे एल्डर्स इमॉर्टल बन चुके हैं, तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने हमारे शॉकिंग पिक के एंसेस्टर को निराश कर दिया, लेकिन इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी लिन शाओ कहती, मास्टर मैंने सुना है इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो अगर आपको कुछ हो गया तो कहते बच्चों ये तो कभी न कभी होना ही है। इधर चांगशा को पता था कि उसके मास्टर की फाउंडेशन काफी ज्यादा डैमेज है, तो अगर वो कैटास्ट्रोफी को फेस करेंगे तो डेफिनेटली मारे जाएंगे। अब मास्टर कहते अगर मैं मर गया तो शॉकिंग पिक की जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। तो लिन शाओ कहती, मास्टर आप फिक्र मत करो, हम हमारे पिक का काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब रोते हुए कहती, मास्टर भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। तो चांगशा तुरंत ही उसका मुंह बंद कर देता है और फिर मास्टर भी उस पर चिल्लाने लगते कि यार ऐसी बद्दुआ तो मत ही दो, अगर मैं सच में मर गया तो खैर अब मैं जा रहा हूँ। अब उनके जाने के बाद लिन शाओ पूछती कि सीनियर अब हम क्या करें। तो चांगशा कहता है कि हमें मास्टर की मदद करनी होगी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी कोई कल्टीवेटर कैटास्ट्रोफी फेस करने जाता है तब हेवन उस पर पावरफुल और अलग अलग किस्म की लाइटनिंग डालता है। ये लाइटनिंग की बौछार तब तक होती है जब तक वो बंदा मारा नहीं जाता। कुछ लोग इसमें सरवाइव करके इमॉर्टल बन जाते हैं। अब वो अपनी मैजिकल डिवाइस की मदद से लिन शाओ को उनके मास्टर के साथ क्या होगा ये दिखाता है। तो जैसा कि उनके मास्टर बहुत कमजोर हो गए थे तो लाइटनिंग को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएंगे और उनका खेल खत्म हो जाएगा। तो लिन शाओ दोबारा से सैड होकर कहती, सीनियर फिर तो हम दोनों ही बचेंगे। खैर कोई नहीं, मास्टर के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो चांगशा कहता है, मुझे एक बात सही से बताओ, तुम सच में मायूस हो या फिर मायूस होने का नाटक कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें देखकर लग रहा है कि तुम्हें उनके मरने की ज्यादा ही जल्दी हो रही है। खैर वो सब छोड़ो, मेरे पास एक प्लान है, इसलिए तो मैं बाइजुलू कॉन्टिनेंट गया था। ये देखो मेरे पास क्या है। जिसके बाद उसे शियांजी हब दिखाता है। लिन शाओ कहते हैं, बाप रे ये तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, इससे तो इमॉर्टल्स भी मारे जा सकते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, लेकिन अगर इसे अच्छे से रिफाइन करो तो इससे हम फेक डेथ भी दिखा सकते हैं। मैं इससे फेक डेथ वाली इमॉर्टल मेल्टिंग पिल बनाऊंगा। ये पिल हम मास्टर को दे देंगे और जब मास्टर पर लाइटनिंग अटैक होगा तब वो इसे खा लेंगे। इस पिल से मास्टर की तुरंत ही मौत होगी, जिससे उनकी बॉडी डिसॉल्व हो जाएगी। अब बाकी की लाइटनिंग पावर्स उन पर तो गिरेगी, लेकिन तब तक उनकी सोल सेफ रहेगी और थोड़ी देर बाद वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। इस तरह से वो एक इमॉर्टल भी बन सकते हैं। भले ही वो बाकी के इमॉर्टल जितने पावरफुल नहीं होंगे, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी और वो बाद में भी तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। बस उन्हें कमजोर इमॉर्टल कहा जाएगा। ये प्लान सुनकर लिन शाओ बहुत खुश हो जाती है। अब चांगशा कहता है, बस हमें जल्दी से वो इमॉर्टल मेल्टिंग पिल बनानी होगी ताकि हमारे मास्टर इमॉर्टल भी बने और सरवाइव भी कर पाए। तो लिन शाओ कहती है, ओह सीनियर आप कितने स्मार्ट हो। जिसके बाद वो चांगशा की पप्पी लेने चली जाती है, मगर चांगशा ने अपने गालों पर मैजिकल मिरर लगा दिया था। जिसके बाद वो पिल बनाने की प्लानिंग स्टार्ट कर देता है, जिसमें लिन शाओ भी उसकी मदद कर रही थी। इस पिल में शियांजी हर्ब के साथ साथ दूसरे हर्ब्स और मेंढक भी मिलाए जा रहे थे। अब लिन शाओ कहती है कि अगर मास्टर को पता चला कि हम उनके लिए ऐसी पिल बना रहे हैं जिससे वो लाइटनिंग को धोखा देंगे तो क्या सोचेंगे। तो चांगशा कहता है कि उन्हें इस बात का पता नहीं लगना चाहिए और ना ही किसी और को भी। ये बात बस हम दोनों के दरमियान रहेंगी। तो कहती ठीक है सीनियर। अब चांगशा उसे बताता है कि ये मेल्टिंग पिल मेरे अल्केमी फर्नेस में नहीं बन रही, क्योंकि मेरी फर्नेस उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन वानलिन नाम के बंदे के पास एक ऐसी फर्नेस है जो ये पिल बना सकती है। वो डाइंडिंग पिग के पिल रिफाइनर है और पॉइजन को अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि एल्डर वानलिन बहुत
ज्यादा खड़ूस है। वो जल्दी से किसी का दोस्त नहीं बनता। जहर रिफाइन कर करके वो खुद भी जहरीला बन चुका लगता। और तभी लिन शाओ को याद आता है कि सी कोस्ट में एक एल्डर ने उससे एक पॉइजन की बोतल कलेक्ट की थी और वो बोतल उसने वान लिन को देने के लिए ली थी। साथ ही लिन शाओ ने बता दिया था कि मेरे सीनियर चांग शाओ पॉइजन रिफाइन करते हैं। अब उसे टेंशन में देखकर चांग शाओ उससे पूछता है कि बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। उसे कहती ना कुछ भी तो नहीं। तो लिन शाओ से सच्चाई उगलवाने के लिए चांग शाओ कहता है कि मैंने सुना था सी कोस्ट में एल्डर ने पॉइजन का यूज करके कई सारे क्रैब्स को मार दिया। वाकई वो बहुत टैलेंटेड है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जिस पर लिन शाओ कहती अरे सीनियर वो तो सब मेरी वजह से पॉसिबल हुआ, मैंने ही तो उन्हें पॉइजन दिया था। जिससे चांग शाओ उस पर प्यार वाला गुस्सा करने लगता है। वो कह रहा था कि भले ही मैंने तुम्हें एल्डर के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती करने के लिए बोला था, मगर तुम्हें उन्हें पॉइजन की बोतल देने के लिए किसने बताया था? क्या तुम्हें पता है वो एल्डर कौन है? दरअसल वो वान लिन का ही असिस्टेंट है। तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, तुमने पूरी गड़बड़ी कर दी। अब अगले दिन ये दोनों वान लिन से मिलने चले जाते हैं। वो उससे पूछते कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर चांग शाओ कहता है कि मुझे आपकी गोल्ड फर्नेस चाहिए, वो बहुत ज्यादा महंगी है तो मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। दरअसल मैं उसमें स्ट्राइकिंग पिल को रिफाइन करने वाला हूँ जो मेरी जूनियर को कल्टीवेशन में लेवल अप करने में मदद करेगी। जिस पर वो एल्डर कहती कि अगर हमने तुम्हें फर्नेस दे भी दी तो भी तुम्हारे पास वो सारे हर्ब्स है क्या? क्योंकि वो हर्ब बहुत महंगे हैं और ये पिल बनाने में बहुत सारा खर्चा लगता है। तो चांग शाओ कहता है जी मुझे पता है कि इसमें बहुत सारा खर्चा लगेगा, लेकिन आप फिक्र नहीं करो, रिफाइनिंग में जो भी चीजें लगती है उनका जुगाड़ है मेरे पास। लेकिन ये लोग देखते कि वान लिन तो उन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इसलिए ये लोग अपने प्लान का अगला हिस्सा स्टार्ट कर देते हैं जो कि था इमोशनल ब्लैकमेलिंग। चांग शाओ कहता है कि प्लीज मुझे वो गोल्ड फर्नेस दे दीजिए ताकि मैं मेरी जूनियर की मदद कर पाऊँ, वो बहुत कमजोर है। अब उसकी बातें सुनकर लिन शाओ तुरंत इमोशनल होकर रोने लगती है। वो कह रही थी कि सीनियर आप इतनी महंगी पिल मेरे लिए बना रहे हो, वो भी इतना सारा खर्च करके। हम लोग तो बहुत गरीब हैं, फिर भी आप मेरे लिए ये पिल बना रहे हो, आपके जैसा कोई नहीं, आप ग्रेट हो। तो चांग शाओ कहता है लिन शाओ प्लीज रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसके गले लगकर रोने लगती है, जिससे दूसरे एल्डर की तो आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वान लिन ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। लिन शाओ अपनी सीनियर के कान में कह रही थी कि वान लिन तो बहुत खड़ूस है, उसे तो हमारे आंसू देखकर भी बुरा नहीं लग रहा। तभी वान लिन कहते मैं तुम्हारी जितना बचत करने वाला इंसान नहीं हूँ। इधर लिन शाओ को उनका कड़क लहजा देखकर बहुत डर लग रहा था। चांग शाओ की भी हालत वैसी ही थी। वो चांग शाओ से कहती कि मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारी गरीबी का रीजन क्या है? तुम्हारी गरीबी का रीजन ये लड़की है, क्योंकि ये लड़की एक नंबर की बेवकूफ है और साथ ही फालतू में पैसा भी खर्च करती है, इसी ने तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दी है। अब लिन शाओ अपने सीनियर से धीरे से बोल रही थी कि बुढ़ा तो हम पर रहम दिखाने के बजाय हम पर ही गुस्सा कर रहा है। अब तो हमें इसकी गोल्ड फर्नेस मिलने से रही। मुझे तो हमारे मास्टर अभी से ही दीवार पर टंगे हुए फोटो में नजर आ रहे हैं। शायद हमारे मास्टर की मौत पक्की है, लेकिन उसका अंदाजा गलत था। दरअसल इन लोगों के आंसू देखने के बाद एल्डर वान लिन उन्हें अपनी गोल्ड फर्नेस दे देते हैं। इसमें किसी भी किस्म के पॉइजन को रिफाइन किया जा सकता था। तो लिन शाओ कहती इसका मतलब हमने एल्डर को पिघला दिया। जिस पर चांग शाओ कहते अरे उससे भी ज्यादा। वान लिन के असिस्टेंट बता रहे थे कि वान लिन हमारी सिचुएशन देखकर बहुत ज्यादा सैड हो गए थे, उन्हें हम लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि हम इतनी गरीबी में सरवाइव कर रहे हैं। तभी लिन शाओ को उनका चेहरा याद आता है। वो कहते अरे बाप रे पता नहीं क्यों मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अब चांग शाओ गोल्ड फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है। वो इत्तुसी फर्नेस बहुत बड़ी बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर युवान कह रहे थे कि बच्चे नजर नहीं आ रहे, तो उन्हें ढूंढने के लिए उन्हीं की तरफ आने लगते हैं। और चांग शाओ नहीं चाहता था कि उन्हें इस मेल्टिंग पिल के बारे में कुछ भी पता चले, तो जानबूझकर लिन शाओ को पनिश करने का नाटक करने लगता है। मास्टर दूर से ही उन दोनों की बातें सुन रहे थे। चांग शाओ कहता है कि तुम्हें सभी पेड़ काटने होंगे क्योंकि तुमने बहुत महंगा पॉइजन वेस्ट कर दिया। और लिन शाओ भी रोने का नाटक कर रही थी। तो चांग शाओ उससे कहता है कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी, और वो भी कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों तक ये चलेगी। अब उन्हें देखकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब चांग शाओ लिन शाओ को बताता है कि हमें मेल्टिंग पिल बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन और उस फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए इमॉर्टल की जरूरत है। मैंने कुछ फॉर्मेशंस बनाए हैं जिन्हें 3 डायमेंशनल कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन कहा जाता है। इसे बनाने में मुझे 60 साल लग गए। मेरे फॉर्मेशन आपस में ही इंटरलॉक हो सकते हैं, तो कोई भी पावरफुल इमॉर्टल उन्हें तोड़ नहीं सकता। जिस पर लिन शाओ कहती फॉर्मेशन तो सही है, मगर हमें इमॉर्टल चाहिए जो हमारी पिल बनाने में मदद करे। वो हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि मेल्टिंग पिल बनाने के लिए कोई भी इमॉर्टल राजी नहीं होगा। तो चांग शाओ कहता है उसके लिए हमें एक ऐसे शख्स की तलाश है जो इमॉर्टल तो है मगर उसे फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ऐसी एक ही पर्सन है, वो है जियो। वो है तो रियल इमॉर्टल स्टेज पर, मगर उसे फॉर्मेशन की समझ नहीं। दरअसल जियो एल्डर जियांग और उनकी वाइफ के साथ पली बड़ी है, मगर
ऐसा कहा जाता है कि जियांग अपनी बीवी से ज्यादा जियू से ही प्यार करते हैं। लोगों को तो उन पर शक भी होता है, मगर मुझे पता है कि वो जियू को अपनी बेटी जैसा मानते हैं। ये सब सुनकर लिन शाओ इमेजिन करती है कि एक दिन वो भी चांग शाओ के साथ अपना घर बसाएगी। अब वो इन्हीं प्यारे ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी चांग शाओ उसके सिर पर मुक्का मार के पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो? तो कहती ना मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही। अब चांग शाओ बताता है कि जियांग बहुत स्मार्ट है, उसने पहले भी मुझ पर शक किया है, तो अगर जियू से मदद मांगने गया तो जियांग को शक हो जाएगा, इसलिए मैं तो उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो लिन शाओ कहती है कि हम उसे मीठी मीठी बातें करके मना सकते हैं, लेकिन चांग शाओ कहता है नहीं, वो बंदा बहुत शातिर है। मगर हाल ही में मैंने सुना है कि उसने जियू को वाइन पीने से मना कर दिया है, जिस वजह से जियू रात भर नहीं सोती, बस बच्चे जैसे रोती रहती है और वो जियांग के पीछे लग जाती है। वो दिन भर उसे शराब मांगती रहती है। उसने तो जियांग का जीना हराम किया है, तो तुम जाकर उन्हें मनाओ, उन्हें बताओ कि हमें एक फॉर्मेशन सेटअप करना है, तो उनकी मदद चाहिए। उन्हें ये मत बताना कि हम कौन सी पिल बनाने वाले हैं, बस बोलो कि हमें एक फॉर्मेशन बना के चाहिए और उसके लिए हमें एक रियल इमॉर्टल की जरूरत है। तो अब जाओ और कामयाब होकर ही वापिस आना। तो लिन शाओ जियांग के पास मदद मांगने पहुंच जाती है। वो भी सेम टू सेम जियू की जैसे रो रो कर शोर मचा रही थी। वो उनसे कह रही थी कि मास्टर प्लीज चलिए और हमारे पिक में एक फॉर्मेशन सेटअप करके दीजिए। जिस पर जियांग बताते हैं कि मैं 5000 सालों तक कोई फॉर्मेशन सेटअप नहीं कर सकता, मैं बस पोटियन पिक पर ही काम कर सकता हूँ और तुम्हारा शॉकिंग पिक यहाँ से दूर है। तो लिन शाओ और जोर जोर से रोने लगती है। अब बेचारी जियांग पहले से ही इन लड़कियों के रोने धोने से परेशान हो गए थे, तो कहते कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मगर हाँ तुम जियू को लेके जा सकती हो, एटलीस्ट मेरा दिमाग तो शांत रहेगा। जिसके बाद जियू भी वहाँ पर रोते हुए पहुँच जाती है। तो एल्डर जियांग उसे देखते ही वहाँ से कल्टी मारते हैं। अभी दोनों लड़कियाँ एक दूसरे के गले पड़कर जोर जोर से रोने लगती है। लिन शाओ कह रही थी कि मेरी फॉर्मेशन सेटअप करने में मदद करो, तो वही जियू कह रही थी कि प्लीज मुझे वाइन पिलाओ। तो इस तरह से इनका मामला सेट हो जाता है। अब जियू को पहले ढेर सारी वाइन पिलाई जाती है। चांग शाओ कहता है मैं तुम्हें जितनी चाहूँ उतनी वाइन दूंगा, बस फॉर्मेशन सेटअप कर दो। तो जियू शराब के नशे में कह रही थी करे मैं फॉर्मेशन की एक्सपर्ट हूँ, देख लेना मैं तुम्हारी कितनी मदद करती हूँ। जिसके बाद वो लिन शाओ का लाड़ करने लगती है। वो ऐसा लाड़ था जिसमें लिन शाओ का दम घुट रहा था। और फिर अगले दिन से लोग फॉर्मेशन पर काम स्टार्ट कर देते हैं। चांग शाओ फॉर्मेशन बना रहा था और जियू उसे अपनी पावर्स की मदद से सेटअप कर रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं थी कि वो क्या कर रही है, और यही तो चांग शाओ को चाहिए था। और इधर लिन शाओ को बस एक ही काम दिया गया था, उसे मास्टर युआन का ध्यान भटकाने के लिए बस पेड़ काटते रहना था ताकि उन्हें चांग शाओ पर शक न हो। वो सोचती कि सीनियर चांग शाओ और जियू मस्त मजे कर रहे होंगे और कमीने सीनियर मेरे से पेड़ कटवा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। दरअसल जियू शराब पीकर रोज चांग शाओ की धुलाई किया करती थी और इधर लिन शाओ अपनी सीनियर का सारा गुस्सा पेड़ों पर उतार रही थी। मास्टर युआन को लग रहा था कि लिन शाओ अब जवान हो चुकी है, इसलिए उसे ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। अब ऐसे ही 2 साल बीत चुके थे और फाइनली इन लोगों ने 3 डिमेंशनल फॉर्मेशन बना लिया था। वो एक भूल भुलैया जैसा था और अब ये लोग उसमें आराम से पिल रिफाइन कर सकते हैं। अब लिन शाओ कहती सीनियर जियू को पिल रिफाइन करने में हमारी मदद करनी होगी, उसकी पावर्स के बिना ये नहीं हो सकता, लेकिन हम तो उन्हें बता भी नहीं सकते कि वो मेल्टिंग पिल बना रही है। जिस पर चांग शाओ कहता है कि जियू ने 3 डायमेंशनल फॉर्मेशन खुद ही बनाया, मगर उसे इस बात की खबर ही नहीं है और ना ही उसे पता है कि उसने ये सेटअप कैसे किया है। तो वैसे ही पिल का भी होगा। अभी लोग पिल बनाना स्टार्ट करते हैं। चांग शाओ फर्नेस में हर्ब डाल रहा था, मगर जियू को उसने बोला था कि वो कल्टीवेशन पिल बना रहा है। अब बेचारी जियू को अल्केमी का कोई नॉलेज नहीं था, तो वो भी उसकी पूरी मदद करती है। वो अपने पावर्स से फर्नेस को एक्टिवेट कर देती है। इधर जियांग भी उनके अड्डे के पास पहुंच जाते हैं। वो उस फॉर्मेशन को देख के पहचान लेते हैं कि जियू इतनी होशियार तो बिल्कुल नहीं कि इतना खतरनाक फॉर्मेशन बना पाए, जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उन्हें याद आता है कि 2 साल पहले एक बंदे ने उन्हें बताया था कि एल्डर वानलिन ने चांग शाओ को गोल्ड फर्नेस दी है। तो समझ जाते हैं कि चांग शाओ कुछ तो गलत कर रहा है, इसलिए वो तुरंत ही चांग शाओ की तरफ जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।